गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे अबाउट द करंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ये दो वायर्स हैं, इसमें अगर करंट का डायरेक्शन सपोज आई करंट का डायरेक्शन इस अलोंग है, इसके अलोंग का करंट का डायरेक्शन अगर इस अलोंग है, अगर ये दोनों करंट्स पैरेलल हैं यानी सेम डायरेक्शंस पे हैं, तो उस सिचुएशन पे ये दोनों एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी इनके बीच का जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, और वही केस रिवर्स कर जा रही थी। रिवर्स कब कर जा रही थी? अगर ये का डायरेक्शन सपोज सामने के साइड है और एक दूसरा वायर है जिसका करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इसके, तो सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए और उस सिचुएशन पे हमारा जो है वो रिपल्शन हो रहा था। ठीक है, यानी कि दो एंटी पैरेलल वायर्स, ठीक है, दो एंटी पैरेलल वायर्स जिसमें करंट फ्लो कर रही हो वो रिपेल करते हैं। और अगर दो वायर्स हैं जिसमें करंट फ्लो कर रही है और दोनों का डायरेक्शन अगर पैरेलल हो, तो उस सिचुएशन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या करने का कोशिश करेंगे? तो आज हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन है जो कोई जेड न्यूक्लियस के अलोंग रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो जेड न्यूक्लियस के अलोंग रिवॉल्व कर रही है, तो हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल। इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण क्या किसी तरह का मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट भी होता है? ठीक है, पहले तो वो देखना होगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले बात आती है व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, यानी जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होते थे, तो उस तरह के सिस्टम्स को हम लोग कहते थे डाइपोल। और प्रोडक्ट ऑफ क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू charges, opposite charges, are basically called electric dipole moment. ओके, तो अब हम लोग का बात आता है व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो याद करो, वहां पे क्यू था, उसके बाद क्या था? टू ए इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, और सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज हमारा स्टेशनरी स्टेट में होता है, यानी सारे कैलकुलेशन में हम लोग क्यू लिखते हैं, बार बार क्यू। ठीक है, पर जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करना शुरू करते हैं, यही चार्ज के कारण करंट जनरेट हो जाता है और वही क्यू यहाँ पे क्यू ना होकर के, ठीक है, आई हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे आई हो जाता है। ओके, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है विच इज बेसिकली डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ करंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एरिया ऑफ लूप इन विच इट्स फ्लोइंग। ठीक है, अगर सपोज ये एक एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, और इसमें ए करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये एक एरिया है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में, और इसकी ये एरिया ए है, तो उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम का जो डिफिनेशन होगा वो क्या कहती है कि उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? आई इंटू ए। आई जितनी करंट फ्लो कर रही है, ए जितना एरिया वो उस लूप के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो वहाँ पे क्या होता था? क्यू इजकल क्यू इंटू टू ए। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो हमारा एम इजकल टू आई इंटू ए। देखो ए यहाँ पे लेंथ यानी कि वन डायमेंशन था। करंट जो चार्ज हमारा स्टेशनरी स्टेट में था, जब करंट फ्लो करना शुरू किया तो उस स्टेट उस मतलब उस पोजीशन पे ये जो करंट, ये जो क्यू जो फ्लो करना शुरू किया तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ। और ये जब करंट फ्लो करेगी तो वो टू डायमेंशन में फ्लो करना शुरू करी, तो यहाँ लेंथ वन डायमेंशन में था, वही लेंथ कन्वर्ट होकर के एरिया में हो गया और ये टू डायमेंशन में हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बेसिक रिलेशनशिप तब से देखे आ रहे हैं वो क्या देखे आ रहे हैं कि अगर चार्ज स्टेशनरी स्टेट में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का काम करेगी। अगर यही चार्ज फ्लो करना शुरू कर दे, यानी कि करंट प्रोड्यूस करे, ठीक है, फ्लो करते हुए, तो उस सिचुएशन में यही चार्ज
को, ठीक है, एक टी के साथ डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को करंट मिल जाएगा, और ये करंट हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड देने का काम करेगी। ओके, तो हम लोगों को पता चल गया कि व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, अगर इसमें सपोज करंट आई फ्लो कर रहा है, ये इसकी एरिया ए है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एरिया ऑफ द लूप। ओके, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करते हैं फाइंड करने का कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सपोज करते हैं एक सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन का केस है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, और जेड ई जो उसके न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सपोज जेड है, और जेड प्रोटॉन्स के कारण जो जेड प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो एक प्रोटॉन्स में जो हमारा चार्ज है वो प्लस ई के बराबर है, तो जेड प्रोटॉन्स के अंदर कितना होगा, जेड ई होगा। तो ये जेड ई प्रोटॉन्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसके अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है, और कितने रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, तो आर रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है। ओके, ठीक है। अब कंसिडर करते हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन पे है, ठीक है, हम लोगों ने देखा है बोर्स एटॉमिक मॉडल में कि एक हम लोगों ने देखा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, और एक फिक्स्ड ऑर्बिटल टाइम होता है, यानी कि वो एक फिक्स टाइम के अंदर ही एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करते हैं। तो हम लोग भी सपोज कर रहे हैं कि ये एक कंप्लीट रोटेशन सपोज टी टाइम में कर रही है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन मोशन पे है, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, चार्ज है ना। तो अगर कोई चार्ज मोशन पे होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करने का काम करेगी, करंट प्रोड्यूस करने का काम करेगी। तो ये चार्ज कितने टाइम तक रोटेट कर रही है, तो टी टाइम तक रोटेट कर रही है। चार्ज हमारा कितना है, ई है, और कितने टाइम तक रोटेट कर रही है, टी टाइम तक। तो इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा, इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, ई divided by t. T is the time of revolution of electron within the orbit. Okay, चलिए, तो करंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, विच इज बेसिकली E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, T टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग जानते हैं कि T इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 2 पाई आर बाई वी। 2 पाई आर है टोटल डिस्टेंस, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पुट कर दिया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या देखा कि I की जो वैल्यू हो गई वो ई वी बाई 2 पाई आर हो गया। तो एक m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दिया, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दोनों का जो वैल्यू लिया है वो इसमें ठीक है, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई किया, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया। ओके, अब हम लोग फाइंड करते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कितने के बराबर है, आई इंटू ए। करंट हम लोगों ने अभी अभी जस्ट निकाल लिया है, करंट हमारा कितने के बराबर है, तो ई वी बाई 2 पाई आर, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई किया था, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड किया था। तो आई ए के बराबर है, आई हम लोगों ने निकाल लिया, एरिया कितना हो जाएगा, इसका रेडियस आर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिए उसके साथ, ठीक है, तो हम लोग की वैल्यू आ गई। जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है उसको m से ना लेकर के एक स्पेशल नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारा म्यू एल। ठीक है, एल इज दी ऑर्बिटल, ठीक है, ये बता रही है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये बताने का काम कर रही है कि ये जो मोशन है वो हमारा सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो म्यू एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों के पास, ठीक है, क्या वैल्यू रह जाएगी, ई बाई 2 एम ई वी आर। ठीक है, एम ई वी आर देखो यहाँ पे। ओके, तो एम वी आर, एम वी आर, ठीक है, विच इज बेसिकली एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जब कोई बॉडी एम मास की बॉडी किसी आर रेडियस के अलॉन्ग मूव कर रही होती है वी वेलोसिटी के साथ, तो जो मोमेंटम होती है, लीनियर मोमेंटम, तो वो तो सीधा सीधा एम वी होता है, पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितने के बराबर होता है, एम वी आर के बराबर। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मास की बॉडी, ठीक है, रोटेट कर रही है आर रेडियस के अलॉन्ग वी वेलोसिटी के साथ, तो ये कितने के बराबर हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम एल के बराबर। देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट में एल लिखा हुआ है, ये इसीलिए लिखा हुआ था क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम है।
तो MEVR हो गया, तो इसको हम लोग L भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं। तो इधर बच गया क्या हमारा, तो इधर बच गया हमारा E/2me इंटू एल। एल किसके जगह पे आया है, तो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस, जिस रेडियस के अलॉन्ग मूव करी उसके जगह पे ये आया। ठीक है, तो ये हमारा कितने के बराबर है, म्यू एल के बराबर है। ओके, जहाँ पे जो हमारा एल, मैंने पहले भी बोला कि विच इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो ये एल है अगर उठा करके इधर ले आओ उसको, ठीक है, म्यू एल बाई एल, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, E/2me के बराबर हो जाएगी। E इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जो म्यू एल बाय एल की वैल्यू आएगी वो भी एक कांस्टेंट होगी। ठीक है, और उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं विच इज एक्चुअली नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये दोनों जो रेशियो है म्यू एल बाई एल, इस पर्टिकुलर रेशियो को हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, वो है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, अब वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा E/2me इंटू एल था। अब हम लोग अगर बोर्स का जो एटॉमिक थ्योरी था उसमें जा करके देखो तो वो क्या कहती है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा फिक्स होती है एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के, और वो कितने के बराबर होता है, तो NH/2 के बराबर होती है, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2। ठीक है, एन कौन से ऑर्बिट के लिए देख रहे हो, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देख रहे हो तो एन की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए देख रहे हो तो एन की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए देख रहे हो तो एन की वैल्यू 3। ठीक है, तो एल की वैल्यू हम लोग NH/2 पुट कर देते हैं, तो उस सिचुएशन पे हम लोग का जो म्यूएल है वो कितने के बराबर हो जाता है, E/2me NH/2। ठीक है, देखो एन की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर दें, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, E/2me इंटू H/2। देखो E is the charge of an electron, H is the Planck's constant, me mass of the electron, 2 तो कांस्टेंट है ही, पाई ये भी कांस्टेंट है ही। तो जो हमारा म्यूएल आया है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो म्यूएल की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग एक फिक्स्ड कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, और वो जो फिक्स्ड कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर फिक्स्ड कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं बोर्स कांस्टेंट। ठीक है, बोर्स कांस्टेंट, जब म्यूएल की वैल्यू n=1 रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो जो म्यूएल की वैल्यू होगी उसको हम लोग बोर्स कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसको बोर्स मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ठीक है, बोर्स कांस्टेंट्स बोर्स मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। ओके, और जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है म्यूएल की वैल्यू n=1 रख करके, तो वो अराउंड आती है 9.27 इंटू 10⁻²4, और इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो इसकी एसआई यूनिट कितने के बराबर होनी चाहिए, जो हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट थी उसके बराबर। तो इसका ये एसआई यूनिट कितना है, एम्पियर, इसका एसआई यूनिट कितना है, मीटर स्क्वायर। तो जो इसका यूनिट आएगा वो कितना हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा टर्म है बोर्स कांस्टेंट और बोर्स मैग्नेट्रॉन, उसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, और उसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर में होती है। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइंड क्या किया कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली एन ई एच फोर पाई एम ई। कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मूवमेंट, जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी। आप एन की वैल्यू पुट करते चलो, और आपको अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखना चाह रहे हो, k के लिए देखना चाह रहे हो, तो एन के जगह पे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखना चाह रहे हो, एन की वैल्यू 1 पुट कर दो, उसको हम लोगों ने देखा है कि बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। आप सेकेंड ऑर्बिट के लिए देखना चाह रहे हो, सेकेंड ऑर्बिट के लिए देखना चाह रहे हो तो एन की वैल्यू 2 पुट कर दो। सेकेंड ऑर्बिट के में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे उनके कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी, n=2 पुट करोगे। सिमिलरली अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए देखना चाह रहे हो तो n=3 पुट करो, और आपको उस थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण
जो प्रोड्यूस हो रही होगी हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो पता चल जाएगी। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आगे।